नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिवाली मुबारक। आप जानते ही हैं कि दिवाली से पहले की कुछ शामें काला धन को इधर उधर करने में निकल जाती हैं। बहुत सारे सेठ लोग तीन पत्ती खेलते खेलते क्लबों और गुमनाम ठिकानों से ऐसे काले धन को समेटकर प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। मैं तीन पत्ती नहीं खेलता, लेकिन खेलने वालों की पत्तियों के नाम मालूम हैं। एक बादशाह चलता है तो दूसरा एक्का। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बरखा दत्त के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि काले धन के मामले में बीजेपी आज तक वहीं है जहां उन्होंने छोड़ा था, यानी सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। बरखा ने कहा कि बीजेपी तो कहती है कि प्रगति हुई है, तो चिदम्बरम कहते हैं कि हमने स्विस अधिकारियों से कहा था कि आप नाम नहीं बताएंगे तो हम ये मुद्दा G20 में उठाएंगे। मैंने G20 में उठाया भी और स्विस अधिकारियों को कहना पड़ा कि हम या तो नाम बताएंगे या कारण बताएंगे कि क्यों नाम नहीं बता रहे हैं। 10 दिन पहले जो एग्रीमेंट पेश किया है सरकार ने, वो बिल्कुल वही है। ये वही स्थिति है जिस पर मैंने छोड़ा था। एग्रीमेंट नया नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 अक्टूबर को ब्लॉग लिखा है कि एग्रीमेंट जो 15 अक्टूबर को साइन किया गया है वो नया है। सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने कहा कि वो दोहरे कराधान के समझौते के तहत नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती तो काफी आलोचना हुई। इसी को समझाते हुए जेटली ने ब्लॉग लिखा कि कोई नहीं कह रहा कि नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, बल्कि हम इसे कानून की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए करेंगे। जब हम अदालत में पेश करेंगे तब अपने आप खाता धारकों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। साथ ही भारत ने जिन देशों के साथ समझौते किए हैं उनका अनादर नहीं किया जाएगा। इसी 15 अक्टूबर को भारत के राजस्व सचिव और सीबीडीटी के चेयरमैन ने स्विट्जरलैंड की अथॉरिटी से बैंकों में जमा काले धन को लेकर साझा बयान पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत जब भी भारत के पास प्रमाण होगा, स्विस अधिकारी बताएंगे कि सही है या नहीं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम की सूचनाओं का ऑटोमेटिक आदान प्रदान हो, लेकिन इस समझौते पर चर्चा शुरू होने जा रही है। अगर हम ये समझौता कर पाए तो मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि यह समझौता ना तो नया है, ना ही इसमें कुछ बात नहीं है। दिवाली से पहले अरुण जेटली ने बरखा दत्त से ही कहा कि हम 136 लोगों के नाम बताएंगे की स्थिति में है और ये नाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस भड़क गई और प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि वित्त मंत्री लोगों को चकमा ना दें, सरकार को चुन चुन कर नाम जाहिर करने की कार्रवाई से बचना चाहिए। जेटली कांग्रेस को ब्लैकमेल ना करें। देश का हर नागरिक अपने हिस्से का 15 लाख मिलने का इंतजार कर रहा है, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में किया था। आज चिदम्बरम ने एक और बात कही कि अगर किसी का खाता पकड़ा भी गया तो उस व्यक्ति का अपराध होगा अपना निजी, ना कि कांग्रेस पार्टी का। इस लाइन को भी आप बहस में ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस ने पहले कहा था धमकी मत दीजिए, अब कहती है किसी का नाम आया तो सामने आया भी तो उसे कांग्रेस से नहीं जोड़ा जा सकता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि सभी खाता धारकों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए। एनसीपी से लेकर आम आदमी पार्टी भी यही मांग कर रही है। इस बीच राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री को खत लिखकर कहा कि काला धन को उजागर करने के मामले में आपकी नीयत ठीक नहीं है। जेठमलानी ने याद दिलाया कि माननीय वित्त मंत्री जी, विदेशों में रखे काले धन मामले की जांच का काम सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी देख रही है। ऐसे में आपका कर्तव्य है कि एसआईटी की इजाजत के बगैर जांच की दिशा में आप कोई कदम ना उठाएं। हम ऐसे लोगों या संस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें भारत और जर्मनी के कानून के मुताबिक एक ही आय के स्रोत के लिए दोनों देशों में टैक्स देना पड़ता हो। माननीय कोर्ट के आदेश से मुझे ऐसे करीब 18 नाम दिए गए, जबकि हसन अली जैसे दलाल इसमें शामिल नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सिर्फ दोहरे टैक्स नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। इससे यह साफ है कि आप किसी भी दोषी को सजा नहीं दिलाना चाहते और यहां तक कि उनकी पहचान भी नहीं जाहिर करना चाहते। जब आप नेता विपक्ष थे तब जर्मनी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने मित्र देशों के साथ बिना किसी शर्त के नामों को साझा कर सकता है। तब जर्मनी ने कभी भी DTAT की बात नहीं की थी। आप नागरिकों को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में फंसने के बजाय सिर्फ इस एक बात पर नजर रखनी चाहिए कि काला धन वापस आए और वादे के मुताबिक एक एक नागरिक को 3-3 लाख रुपए मिले। अगर परिवार में 5 लाख लोग हैं तो परिवार को 15 लाख मिले। यही वादा किया गया था और ये पैसा मिले तो जरूर प्रधानमंत्री और बाबा रामदेव को और आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे इन सब का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलिएगा। 15 लाख कम नहीं होते। यह भी पूछिए कि पैसा कब से बटेगा। मामला सिर्फ नाम तक ही सीमित क्यों है? सवाल है कि क्या काला धन सिर्फ विदेशों में है? इतने हंगामे के बाद क्या काला धन उन बैंकों में अभी तक पड़ा होगा? देश में जो काला धन है उसे कितना निकाला सरकार ने, क्या कर रही है? विपक्ष को क्यों भरोसा नहीं है कि सरकार ईमानदारी से काला धन वापस लाएगी? तो हम प्राइम टाइम में इन सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू। आपने काला धन पर बड़ा रिसर्च किया, किताब भी लिख दी है। संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर संबित पात्रा, भाजपा के आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आशीष खेतान, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। डॉक्टर पात्रा, ये बताइए कि
हमारे प्राइम टाइम के दर्शकों को, जो भारतीय मतदाता हैं और नागरिक हैं, उनके खाते में 3-3 लाख रुपए कब जमा हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चुनावी जोश में कुछ ज़्यादा ही एस्टीमेट उन लोगों को दे दिया? 3 लाख कम नहीं होते। छोड़िए इनकी बहस जो भी है। कब से जनधन योजना की तरह उनके खाते में आप 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे? रवीश जी जरूर आएगा। 3 लाख क्या, ज्यादा ही आएगा। 3 लाख तो काला धन वाला आएगा और बाकी नहीं ऐसे डेट नहीं होता है। डेट किसी चीज नहीं ऐसे रवीश जी ऐसे नहीं होता है। मैं आपसे पूछूंगा रवीश जी आप अगला डिबेट कल का क्या करेंगे, तो आप मुझे नहीं कह पाएंगे। आप मुझसे नहीं पूछेंगे। यहाँ मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूं। कैसे अभी से कह दूं? यहाँ मैं आपसे पूछने के लिए दूसरे से पूछे हैं। इतना पैसा है क्या? इतना पैसा है क्या कि 3-3 लाख लोगों को मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो लोगों को रोज ये सवाल पूछना चाहिए। ये तो बड़ा भला हो जाएगा आपका। आपको भी मिलेगा जब सबको मिलेगा तो 3 लाख। देखिए रवीश जी एक महत्वपूर्ण विषय है कि 65 वर्षों तक गड्ढा खोदने के बाद कांग्रेस हमसे पूछ रही है कितना बकेट। नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं, मैंने आपसे पूछा। आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। क्या ये सही है जो चिदम्बरम साहब ने कहा? आपने क्या ये सही है कि जो चिदम्बरम साहब ने कहा कि बीजेपी जो 15 अक्टूबर का एग्रीमेंट बता रही है स्विस अथॉरिटी और राजस्व सचिव और सीबीडीटी के चेयरमैन के साथ, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है, ये वही स्थिति है जहां उन्होंने छोड़ी थी? क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए अभी जो 15 अगस्त की बात हुई, जो सीबीडीटी वाला कमिटी जो गया था अक्टूबर, और जो सीबीडीटी कमिटी वहां गई थी, उसके पश्चात टाइम बाउंड मैनर में स्विस गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी भारत के साथ, इस विषय को रखा गया। आप बताइए अगर कांग्रेस के समय ऐसी कोई करार पे हस्ताक्षर हुआ होता तो क्या नाम वहां से नहीं आते? तो क्या किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आज तक शेयर नहीं हुआ होता? तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूरे विषय को बरगलाने की कोशिश कर रही है। एक एसआईटी तक 2009 से पीआईएल डला हुआ है, 2011 से सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के विषय में कह रही है, मगर 2014 तक एसआईटी बना नहीं पाई। आपने जिस कराधान, जो दोहरे कराधान, जिन समझौते की बात की पे कोई सवाल ना उठा। एक मिनट, आपने एक बात कही कि क्या इसमें नई बात ये आप ये बता रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में ये है कि टाइम बाउंड मैनर में, जो शायद पहले नहीं था, एक, और दूसरा कि स्विस बैंक ने पहली बार आपसे कोई नाम साझा किए हैं जो इनके कार्यकाल के दौरान नहीं किए थे। ये एक बात, ये पोजीशन है ना अभी लेटेस्ट? नहीं, देखिए साझा अभी किए नहीं हैं। स्विस गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपके पास जो लिस्ट है, आप कहेंगे हमें कि फलाने आदमी का रिकॉर्ड है कि नहीं स्विट्जरलैंड में, तो आज तक हम बताते नहीं थे, हम बताएंगे कि इस व्यक्ति का। पर यही तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि इतनी बात तो उनके समय हो गई थी, वो बताएंगे। यही तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि इतनी बात उनके, खैर मैं फिर आऊंगा आपके पास। चिदम्बरम ने कहा, जी आप कहना चाहते हैं इस पर संबित, इस पर कि उनके समय में इतनी बात हो गई थी जब उन्होंने G20 कोई चीज है, जी ऑल सब होना चाहिए, लेकिन G20 जब है उसमें ये मामला उठाया था, तब स्विस अधिकारी मान गए थे। महत्वपूर्ण विषय रवीश जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में रख दूं, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन था, जिसको रैटिफाई करने का बहुत वक्त मिला कांग्रेस की सरकार को, वो रैटिफाई करती नहीं है। 2011 में जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को रखने वाली है, तब जाके कि अब तो बाध्यतम हमें रैटिफाई करना पड़ेगा, वो रैटिफाई करती है। और इसमें महत्वपूर्ण क्लॉज जो सरकार ऐड कर देती है, आप उस क्लॉज को पढ़ेंगे कि हाँ हमने रैटिफाई तो किया, मगर अगर किसी भी देश के साथ एक सवाल इससे पहले कि मैं संजय निरुपम जी से सवाल करूं, मैं ये कंप्लीट नहीं किया हूं। ओ सॉरी, हाँ पूरा कीजिए। हाँ समित पूरा कीजिए। अगर यूएन कन्वेंशन को रैटिफाई करते समय ये एक महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस के सरकार ने ऐड कर दिया कि अगर संधि किसी देश के साथ हो जाती है तो वो संधि के अंतर्गत काम करेंगे, यूएन कन्वेंशन के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। यूएन कन्वेंशन को माना जाता तो ये ट्रीटी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी को मानने की आवश्यकता ही नहीं थी। इन्होंने ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी को जोड़ा है। ठीक है, हम इस कानूनी पहलू पर आएंगे। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि ये डबल टैक्सेशन ट्रीटी जो है वो एक अलग पहलू है और इस मुद्दे को समझना जरूरी है कांग्रेस और बीजेपी से पार जाकर, क्योंकि सबको 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इससे बहुत लोगों का, यहां तो 5,000 रुपया कर्जा माफ होता है तो लोग उसे सरकार में भेज देते हैं। समित साहब, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं कि 1 फरवरी 2011 को प्रधानमंत्री जी का, मौजूदा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कहा कि क्यों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है
उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है काले धन को जो विदेशों में है ट्रैप करने के लिए। क्या मैं आपकी जानकारी में है या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कितना इस्तेमाल किया काले धन को ट्रैप करने के लिए? ट्रैप मतलब चूहा जैसे पकड़ते हैं, ट्रैप, माउस ट्रैप। पहली बात तो मैं बता दूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये भी 2002 में एनडीए के समय ही आया। इस पे एक भी क्लॉज कांग्रेस से ऐड नहीं किया। खैर वो विषय नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। नहीं, महत्वपूर्ण विषय क्यों नहीं करेंगे? जब एसआईटी का गठन नहीं कर रहे हैं, जब स्विट्जरलैंड मैंने कभी देखा नहीं अरुण जेटली के ब्लॉग में या आप लोगों के जवाब में ये नहीं कहा कि आप देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि डीटैट के अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है देखने का। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर से आते हैं इस बहस पे। संजय निरुपम, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोगों की दो दलील देखी। एक दलील में आपने कहा कि 136 नाम क्यों बता रहे हैं, सारे नाम बताने चाहिए। ऊपर ऊपर बात सही लगती है, लेकिन क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि अगर हमारे भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम है तो पहले उन्हीं को बताइए? एक और दूसरा, यह क्या दलील हुई कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसका कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है? अगर कोई पकड़ा गया और कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी 10 साल मंत्री रहा हो, प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो, तो हम कैसे मान लें कि उसका कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रहा होगा? ये आप ये सूपा में से ये जो दाना है कैसे फटक के अलग करेंगे, बताइए। हाँ रवीश, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देता हूं। उससे पहले आपने जो संबित भाई से एक बात पूछा कि भाई कब आएगा काला धन, तो थोड़ा सा नाराज होकर के उन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं कहा जा सकता। मुझे याद आ रहा है राजनाथ सिंह जी चुनाव प्रचार के दरमियान भाषण में कहते थे कि हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, 100 दिन में काला धन आ जाएगा। आज 150 दिन होने को है। तो पहली बात यह कि इन्होंने ही देश में इस प्रकार के लोगों के अंदर आकांक्षाएं पैदा की थी कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो निश्चित तौर पर काला धन सारा का सारा आ जाएगा। दूसरा, इन्होंने वादा यह किया था कि वादा नहीं बल्कि जब हम सरकार में थे तो बार बार विपक्ष में रहते उन्होंने कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि आप नाम जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस वालों के नाम आप छुपाना चाहते हैं जी। और हमने कहा कि साहब एक संधि हुई है दूसरे देशों के साथ, तो संधि के प्रावधान के तहत नाम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन अब जब इस सत्ता में आ गए तो वही लोग जो सवाल पूछते थे हमसे, उन लोगों ने ही कोर्ट में इस प्रकार का एफिडेविट दिया कि संधि की मजबूरियों की वजह से हम नाम जाहिर नहीं कर सकते। तो यह भारतीय जनता पार्टी का दो बड़ा काला धन के मुद्दे के ऊपर झूठ साबित होता है। रह गई बात जो अजय माकन जी ने उस दिन कहा कि भाई आपके पास 800 नाम आए हैं, आप बहुत सिलेक्टिव लीक करेंगे तो और कुछ नहीं, काला धन महज एक चुनावी मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। देश के हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा काला धन वापस आए, किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति हो, बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, कोई नेता हो या कोई सेलिब्रिटी हो, बीजेपी वाला तो आ जाता। किसी का भी पैसा अगर गलत तरीके से आप लोग ले आते अपने सरकार में तो बीजेपी वाले के खाते का हिस्सा तो आ जाता, जैसे आपके अनुसार बीजेपी आपका हिस्सा ला रही है। मेरा जवाब संजय बहुत सीरियस सवाल है कि ये जो चिदम्बरम साहब ने आज जो ये लाइन दी है, इससे आपको बहुत ढाल मिलती नहीं है इस लाइन से कि कोई नेता पकड़ा गया ए या बी, वो उसका इंडिविजुअल अपराध होगा, कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। अब कहें बात अपनी। रवीश 2009 और 10 से लगातार भारत सरकार ने अलग अलग देशों के साथ जो हमारी संधियां थी उनको रिवाइज करने की दिशा में काम किया और उद्देश्य यह था कि जहां जहां भी बैंकों में अनऑथराइज तरीके से हमारे लोगों के पैसे हैं उनको लाया जाए। मुझे एक पूरी जानकारी नहीं है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक साल के अंदर प्रणब बाबू जब वित्त मंत्री हुआ करते तो उन्होंने पब्लिकली बोला था कि ये जो ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी जो विदेशों के बैंकों में खाते में पड़े थे भारतीयों के, वो लगभग 50,000 करोड़ आया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार के प्रयास से पैसा आया ही नहीं, बहुत आया। उलटकर मेरा सवाल ये बनता है कि पिछले 5 महीने में इन्होंने क्या किया। वो ठीक है, वो मैं उनसे पूछूंगा, जनता के सामने वो मैं उनसे पूछूंगा। नहीं संजय, आप इसका जवाब दीजिए कि हम क्या ये दलील विश्वसनीय है कि किसी कांग्रेस नेता का खाता सामने आएगा तो उसे कांग्रेस का नहीं माना जाएगा? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, वो मैं संबित से पूछ लूंगा कि 5 महीने में क्या कहा। अरुण जेटली जी से पूछा गया, हाँ मैं आता हूं, आपके सवाल का जवाब देता हूं, आपके सवाल का जवाब देता। अरुण जेटली जी से पूछा गया भाई आप नाम क्यों नहीं बता रहे, बोलो तो अगर नाम बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी हो जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस की शर्मिंदगी पे कब से शर्म आने लगी भाई? तो ये कहीं ना कहीं गिदड़ भभकी थी, हमने चैलेंज किया। ये पॉइंट है, लेकिन मेरा सवाल का जवाब तब भी नहीं दिया आपने। अगर कोई नाम आया तो कैसे माना जाएगा कि ये कांग्रेस का? अब आता हूं आपके सवाल के जवाब पे आ जाता हूं। दीजिए आप। हाँ
दीजिए दीजिए, मैं आता हूं ना, आप थोड़ा सा धीरज रखो। हमने ललकारा है, हमने चैलेंज किया कि जो भी नाम है एक साथ जाहिर करिए, उसमें कांग्रेस का हो कोई भी हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने देश के कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी हमारी भूमिका है। नहीं, तो बड़ी हास्यास्पद बात इसलिए है, ये कह रहे हैं कि नाम उजागर कर दीजिए, उजागर कर आपसे तो दीजिए। सवाल ही नहीं पूछा, आप जवाब दे रहे नहीं, हैं। मैं ये बात कह दूं, नहीं, आप कह लीजिए। 800 नाम तो इनके समय ही आए थे, HSBC के अकाउंट होल्डर से स्विट्जरलैंड के। आज ये कह रहे हैं कि नाम उजागर कर दीजिए। उसी बैंक में 4 लाख करोड़ हैं क्या? उसी बैंक में चाहे 4 लाख करोड़ हो चाहे 40 लाख करोड़ हो, 800 नाम जो खातेदारों के नाम हैं, यूपीए के समय जो आए यूपीए के समय आए थे, वो नाम इन्होंने कभी जग जाहिर नहीं किए। आज ये कह रहे हैं कि एनडीए कर दे। कह रहे हैं कि वो जो डायरेक्ट टैक्सेशन वाला जो शर्त है वो इसकी वजह से नहीं जाहिर देखिए, ये मैं बता दूं, प्रावधान है कि नाम जाहिर नहीं कर सकते। एक मिनट, ये डबल टैक्सेशन पे अरुण कुमार जी बोलेंगे। हमने बार बार कहा कि संधि में इस प्रकार का प्रावधान है कि आप नाम जाहिर नहीं कर सकते। ऐसा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये बात सही, इस पे नहीं अभी राम जेठमलानी का बात ले आऊंगा, उनकी बात ले आऊंगा। देखिए, सरकार आ जाएगी तो ये नाम जाहिर कानून कर देंगे। एक मिनट सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं 1 मिनट। हाँ संजय भाई, कानून और संधियां सरकार बनाती हैं, और जब सरकार बनाती है तो सरकार की नियत और मंशा होती है, और उसके तहत संधि बनाई जाती है। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने 2008 से यूबीएस बैंक पर डंडा चलाना शुरू किया स्विट्जरलैंड के, और $1000 मिलियन उनसे पेनाल्टी और फाइन लिया। 52,000 अमेरिका के खातेदारों के नाम लिए, और उसके बाद स्विट्जरलैंड से कानून में बदलाव करवाया और उन नामों को सार्वजनिक भी किया, और ये उनके भी खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, पैसा वसूला गया। $20 बिलियन अमेरिका ने खोज निकाले एक बैंक में, यूबीएस के, और उसके बाद क्रेडिट स्विस और तमाम और स्विट्जरलैंड के बैंकों पर भी कार्रवाई हुई। $20 बिलियन $20 बिलियन यूएस ने निकाले सिर्फ एक बैंक से, और उसके बाद उसकी देखा देखी फ्रांस और जर्मनी ने भी उनके ऊपर डंडा चलाया और स्विट्जरलैंड के कानून में तब्दीली करवाई। आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा दबाव नहीं दे रहा है? मैं आपको बताऊं, जब अमेरिका ने फोन टैप करके यूबीएस के एक बैंक अधिकारी की बातें सुनी फोन पर, तो उससे कहा कि तुम्हारी बातें तो हमने सुन ली हैं, अब तुम हमारे लिए स्टिंग ऑपरेशन करोगे। और उसको फिर जितने भी खातादार थे, जिसके खाते उन्होंने खोले थे उस बैंक अधिकारी ने, उसका जाके उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, काम इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार की मंशा हो तो 100 दिन नहीं 2 दिन में पैसा आ जाता है। मंशा होनी चाहिए, नियत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि 150 एक पॉइंट बताइए। उन्होंने कहा कि एक तो समय की बात है जो कई कारणों से वाजिब भी लगती है कि 5 महीना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है, एक समय की बात हो रही है। एक वो कह रहे हैं कि हमारी संधि जब हो गई है तो हम कैसे नाम बता दें। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, आ जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आएगा। अरुण जेटली ने भी लिखा है कि ये समझना गलत है कि हम नाम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। देखिए, बात समय की नहीं है, बात यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आज एनडीए की सरकार उसी दिशा में जा रही है, वैसी ही भाषा बोल रही है, उसी तरह के कानून के तर्कों का उदाहरण दे रही है जो तर्क यूपीए और चिदम्बरम देते थे। आज दोनों के तर्कों में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत वरिंग साइन है। ये वही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी, यही बात तो खड़े होकर चिदम्बरम जी और प्रणब मुखर्जी बोलते थे। आपके पास आता हूं अलग से। हाँ, ठीक है। संसद में खड़े होकर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की बात तो प्रणब मुखर्जी भी करते थे। प्रोफेसर, तो फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? आपने बताया कि दोनों के बात में कोई फर्क नहीं है, तर्कों में कोई फर्क नहीं है। वही प्रोफेसर कुमार, यहाँ 2 कानून हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका नरेंद्र मोदी ने तब विपक्ष में रहते हुए कहा था कि इसका सहारा लेकर आप क्यों नहीं खोज सकते हैं। क्या हम खोज सकते हैं? पहला सवाल मेरा है एसआईटी को लेकर, क्या हम ठीक ठीक समझ पा रहे हैं कि काला धन खोजने का सारा ठेका इसी को दिया गया है, ये खोज लेगी, बाकी सरकार को कुछ नहीं करना है? दूसरा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया जा रहा है, मैं कांग्रेस बीजेपी से मुक्त होकर जानना चाहता हूं कि ये कितनी बंदिशें हैं। क्या इन बंदिशों के अलावा कोई और रास्ता है हिंदुस्तान की सरकार के पास कि हम नाम और पैसा, सबसे पहले लोगों को 3-3 लाख रुपया मिलना चाहिए, वो आ जाए, नाम जान के क्या, वो तो जेल जाएंगे जिनको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि देश में इस समय 50% काले धन की आमदनी होती है देश में। यानी तो अगर आपका जैसे इस समय जीडीपी 130 लाख करोड़ रुपया है, अच्छा, ठीक है, 65 लाख करोड़ रुपया उसके अतिरिक्त काला धन जो की आमदनी होती है, जी ठीक है, उसमें से 10% बाहर जाता है, 90% देश में रहता है। देश में रहता है। तो 6.5 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है इस समय। हाँ,
उसमें से क्या होता है कि एक पार्ट राउंड ट्रिपिंग से वापस आ जाता है, वो सारा का सारा बाहर नहीं जमा होता। उसमें से एक हिस्सा होता है जो आप अपने जो चुनाव में आता है चुपचाप चला जाता है। चुनाव की तो एक अलग बात है, उसमें बहुत कम आता है। उसमें कम आता है, बहुत कम है वो। मतलब 6.5 लाख करोड़ रुपए जैसे बाहर जाता है तो उसमें से आपको 30-40 हजार करोड़ रुपए चाहिए, तो यानी कि उसकी कोई ज्यादा संख्या नहीं है। 40,000 करोड़ तो पर्याप्त है। हाँ, पर 6.5 लाख करोड़ रुपए में तो 40,000 करोड़ रुपए कुछ भी गिनती नहीं हुई। तो यानी चुनाव से उसका लिंक ज्यादा नहीं है। और उसमें जो 6.5 लाख करोड़ रुपया बाहर गया, उसमें से आपने इन्वेस्ट कर दिया, इंडस्ट्री में कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, यॉट खरीद ली, आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ये सब होता है। तो एसआईटी और हाँ, तो मैं उसमें आ रहा हूं। तो यानी कि बहुत ज्यादा पैसा ऐसा नहीं कि बैंकों में पड़ा हुआ है ना। अच्छा, आप एसआईटी को आपने कहा कि आप ये जो हसन अली का केस है और लिचेनस्टाइन डिस्क का, इसको देखिए, इसके साथ जुड़े हुए और क्रिमिनल केसेस, ये हमारे पास एसआईटी का वो है। एक उदाहरण दीजिए जिससे हमारे दर्शक समझें कि क्या सरकार जो ये कह रही है एसआईटी जांच कर रही है तो ठीक ही कह रही है, उसी का इंतजार करना चाहिए। एसआईटी से बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एक लिमिटेड दायरे में जो काम करने को दिया गया है। सिर्फ विदेशी बैंकों का पता, विदेशी बैंकों का और हसन अली का केस एलजीटी बैंक, जो इंटरनेशनल ट्रीटी की बात है, वो डीटीए पे जेठमलानी ने कहा है कि जर्मनी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि आप किसी टैक्सेशन से रिलेटेड कानून के तहत आप इन लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं। मैं उस पे आ रहा हूं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का काले धन से कुछ लेना देना कोई लेना देना, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आपकी डिक्लेयर्ड इनकम पे लगती है कि आपकी जो आमदनी स्विट्जरलैंड में है, जो घोषित आय है, उस पे स्विट्जरलैंड में टैक्स दे रहे हैं और इंडिया में तो एक ही जगह टैक्स देंगे। अच्छा, आपने आय अपनी घोषित नहीं की तो उस पे तो टैक्स कहीं भी नहीं देंगे आप। ठीक है, तो जो ये दलील जो सरकार ले रही है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात कि टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, जहां पे कहा गया है कि अगर हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो उस पे आपको एक सीक्रेसी होगी, लेकिन वहां पे भी कहा गया है, ये कोट करता हूं, सार बता दीजिए, मे डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन पब्लिक कोर्ट प्रोसीडिंग। और हिंदुस्तान में चुनाव होता तो दूसरा ही कोर्ट निकल जाता, तो इसलिए कोर्ट में और कोर्ट की प्रोसीडिंग और अगर टैक्स रिलेटेड मामला है उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग आएगी तो वहां पे नाम घोषित किया जा सकता है। और यही एसआईटी में एक लाइन में बताइए मुझे। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। जैसे इस देश में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं जिनका हर स्कैम में नाम आता है। उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा बैंक का खाता वहां पे खोल के रखा था। जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो दोनों भाइयों ने करीब 50-50 करोड़ रुपए टैक्स जमा कर दिया और केस वो क्लोज हो गया। अब उसके ऊपर कभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ये जो 150 नाम जो डिस्क्लोज करेंगे उसमें उन महोदय का, उन दोनों भाइयों का कभी नाम नहीं आया।